शहर के रास्ते हाईवे से लगा एक गांव जिसका नाम चंदौली था। उस गांव में झुनझुन अपने पति रोशन और 10 साल के बच्चे के साथ रहती थी। झुनझुन अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से बहुत परेशान थी। उसका पति मजदूरी से जितना कुछ भी कमाता वो सारे पैसे उड़ा देता था। एक दिन दोपहर को झुनझुन रसोई में खाना बनाने के लिए कुछ देख रही थी। झुनझुन, इस डिब्बे में तो कुछ नहीं है, अब तो दाल चावल भी नहीं बचा, आज मैं खाने में क्या बनाऊंगी। तभी किन्नू घर लौट आया और अपनी माँ को देखकर बोला, किन्नू माँ, बड़ी ज़ोर से भूख लगी है और खाने को कुछ दो ना। झुनझुन, बेटा मैं अभी कुछ बनाती हूँ और तब तक हाथ मुँह धोकर आ जा। किन्नू ने जाने के बाद झुनझुन सर पकड़कर बैठ गई और झुनझुन, हे भगवान, मेरा तो सिर चकरा रहा है, मैं तो भूखी रह लूँगी लेकिन अपने बेटू किन्नू को कैसे भूखा रख सकती हूँ। तभी झुनझुन ने कुछ सोच कर रात के बचे चावल को मसाले के साथ फ्राई कर दिया और किन्नू के आने पर उसे परोस दिया। झुनझुन मन में, ऐसा कब तक चलता रहेगा, मुझे इन्हें किराना लाने के लिए बोलना ही पड़ेगा। शाम को जब उसका पति घर लौटा तो झुनझुन ने उसे शराब के नशे में देखा। झुनझुन, आज फिर आप शराब पीकर आए हो, सारा पैसा आप शराब में उड़ा देते हैं, घर का राशन पानी खत्म हो गया है, कम से कम आप जाकर दुकान से सामान तो ले आइए। रोशन, सामान कहाँ से लेकर आऊँ, मेरे पास कोई पैसा नहीं है, समझी। और झुनझुन, लेकिन आपको परसों ही तो तनख्वाह मिली है, आपने सारे पैसे क्या कर दिए, घर का राशन लेकर आना है, किन्नू की स्कूल की फ़ीस भी भरनी है। रोशन, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, किन्नू को स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं है, समझी। मैं तो कब से कह रहा हूँ उसे मेरे साथ काम पर भेजा करो, लेकिन तुम्हें तो उन्हें पढ़ाने लिखाने का धुन सवार है। झुनझुन, तो मैं क्या आप चाहते हो कि वो भी आपकी तरह मजदूरी करे, अगर वो पढ़ेगा तो कुछ अच्छा काम कर पाएगा। रोशन, तो फिर तुम खुद ही उसकी पढ़ाई की व्यवस्था करो, मुझसे पैसे मत मांगा करो, समझी। झुनझुन, लेकिन मैं कहाँ से लाऊंगी। इस तरह कई दिन तक झुनझुन और रोशन की बीच बहस होती रही। रोशन रोजाना शराब पीकर आता था और झुनझुन और किन्नू को बुरा भला बोलता था और लड़ाई भी करता था। अब तो वो झुनझुन पर हाथ भी उठाने लगा था और पैसे और राशन की कमी से किन्नू को भी कई बार भूखा ही रहना पड़ता था। एक बार किन्नू कमजोरी से बेहोश हो गया। उस दिन तंग आकर झुनझुन ने घर छोड़कर जाने का फैसला कर लिया और अपनी बहन रमा के पास जाकर कुछ मदद लेने की सोची। झुनझुन ने अपनी बहन के घर पहुंचकर अपनी आप बीती बताई और झुनझुन, कुछ भी करो दीदी, मुझे तो बस किन्नू की स्कूल की फ़ीस और किन्नू के 2 वक्त का खाना चाहिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। रमा, झुनझुन, तूने उस शराबी को छोड़कर अच्छा ही किया, तू चिंता मत कर, तेरे जीजा जी का रेस्टोरेंट है, वो तुझे कोई ना कोई काम दे ही देंगे। राहुल, रमा का पति, झुनझुन, तुम कुछ वक्त के लिए यही कर सकती हो, मैं तुम्हें अपने होटल में काम दे दूंगा और उस काम की पगार भी दूंगा, ठीक है। झुनझुन, मैं यहाँ रहकर आप पर बोझ नहीं बनना चाहती हूँ, अगर होटल में कोई कमरा हो तो आप मुझे वही रहने की इजाज़त दे दीजिए, बदले में मैं रात में सफाई भी कर दूंगी और वहाँ पहरा भी देती रहूँगी। राहुल झुनझुन की बात मान लेता है और दोनों को होटल के कमरे में रहने की इजाज़त दे देता है और झुनझुन वहाँ काम करने लगती है। एक दिन होटल का रसोइया बहुत बीमार पड़ गया और उसकी जगह राहुल को तुरंत कोई दूसरा नया रसोइया नहीं मिल रहा था। तब झुनझुन राहुल को परेशान देखकर बोली, और झुनझुन, जीजा जी, अगर आपको कोई परेशानी ना हो तो आज का खाना मैं तैयार कर देती हूँ। राहुल के पास कोई चारा नहीं था और ग्राहक के आने का वक्त हो चुका था। राहुल ने झुनझुन को खाना तैयार करने के लिए कह दिया और होटल में 4 आदमी एक टेबल पर आके बैठे। राहुल उनका ऑर्डर लेने गया और आदमी, भैया 1 प्लेट कढ़ाई पनीर और 15 रोटी, दाल मखनी और बाद में 1 प्लेट चावल ले आना, ठीक है।
राहुल ऑर्डर लेकर झुनझुन को खाना तैयार करने के लिए बोलता है और थोड़ी देर में वेटर उसके सामने खाना लगा देता है। और खाने का पहला निवाला खाते ही उस आदमी ने कहा, आदमी, अरे वाह राहुल भाई, आज आपके खाने की तो बात ही अलग है। क्या लजीज खाना है, क्या स्वाद है, वाह वाह। दूसरा आदमी, हाँ भैया, पनीर की सब्जी तो बहुत ही लाजवाब है। राहुल ये सुनकर बहुत खुश हुआ। उसके अंदर जाकर झुनझुन से उसके काम की तारीफ की। और राहुल, वाह झुनझुन, तू तो सच में छुपा रुस्तम निकली, क्या खाना बनाया। ग्राहक बहुत खुश थे, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। झुनझुन, बस दिल से बनाया जीजा जी, मुझे अच्छा लगा और बड़ी अच्छी, उन्हें अच्छा लगा, मुझे बड़ी अच्छी बात है। उस दिन हर ग्राहक ने खाने के टेस्ट की बड़ी तारीफ की। तब झुनझुन को अपने ऊपर आत्मविश्वास आया, वो खुद भी कोई अच्छा काम कर सकती है। रात में राहुल ने खुश होकर झुनझुन को बोनस भी दिया और 6 महीने में झुनझुन ने इतना पैसा जमा कर लिया कि वो खुद भी एक छोटा सा काम शुरू कर सके। उसने एक दिन राहुल से कहा, झुनझुन जीजा जी, अब मैं खुद अपना छोटा सा ढाबा खोलना चाहती हूँ। किन्नू भी बड़ा हो रहा है और मैं उन्हें आगे पढ़ाई के लिए शहर भेजना चाहती हूँ। राहुल, ये तो बड़ी अच्छी बात है, तुम किन्नू को खूब पढ़ाना चाहती हो, लेकिन ढाबा खोलने के लिए एक अच्छी जगह की ज़रूरत होती है। मैं इस मामले में ज़रूर तुम्हारी मदद करूँगा। ठीक है झुनझुन जीजा जी, आपने और रमा दीदी ने मुझ पर जो एहसान किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगी। कुछ ही दिनों में राहुल ने एक छोटी सी जगह किराए पर झुनझुन को दिलवा दी और तब से चल पड़ा झुनझुन का ढाबा। झुनझुन ने खाने के स्वाद की महक धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी। वहाँ से आने वाले अक्सर उसके ढाबे में खाना खाते थे और ग्राहक, वाह झुनझुन, बड़ा बहुत बढ़िया खाना बनाती हो तुम तो, और साफ़ सफाई भी पूरा रखती हो। बहुत अच्छे झुनझुन, धन्यवाद आपका। झुनझुन ने ढाबे के पास फास्ट फूड के 2-3 ठेले के मालिक को परेशानी होने लगी, क्योंकि अब उनके ग्राहक भी झुनझुन के ढाबे पर जाने लगे थे और उसकी कमाई पहले की तरह ना होकर और कम हो गई थी। वो तीनों ही शाम को बैठकर चर्चा कर रहे थे। पहला ठेली वाला, अरे भाई, जब से ये झुनझुन का ढाबा खुला है बहुत नुकसान होने लगा है भाई। दूसरा औरत, हाँ चाचा जी, आजकल मेरे ठेले पर कोई नहीं आता। तीसरा, इस झुनझुन के ढाबे का तो कुछ तो करना पड़ेगा भैया, वरना हमारा तो धंधा ही चौपट हो जाएगा। नहीं, दूसरा औरत, मैं कहती हूँ मेरे पास एक तकरीब है। वो तीनों धीरे धीरे बातें करते हुए झुनझुन के ढाबे को लेकर प्लान बनाते हैं। अगले दिन झुनझुन सुबह सफाई करके खाना बनाने की सारी तैयारी करने लगती है। वो काम से बाहर निकली तो वो फूड स्टॉल वाली औरत चुपके से कुछ मरे हुए चूहे ले जाकर दाल की कढ़ाई में डाल आई और किन्नू ने ये सब खिड़की से देख लिया था। और जब सब कुछ जाकर अपनी माँ को, झुनझुन को जाकर उसने बता दिया। किन्नू, माँ, वो ठेले वाली आंटी ने मरा हुआ चूहा दाल के पतीले में डाल दिया। झुनझुन, क्या सच में? अरे ये लोग किसी को आराम से 2 पैसे कमाने नहीं दे सकते। झुनझुन फिर से नई दाल पकाती है और झुनझुन अब इन तीनों के सतर्क हो चुकी थी, जिसकी वजह से उन तीनों को भी कोई नया मौका नहीं मिल रहा था। एक दिन तंग आकर वो औरत बाकी दोनों से कहती है, औरत, क्यों ना इस झुनझुन का ढाबा ही जला दिया जाए। पहला ठेली वाला, नहीं नहीं, किसी की जान को नुकसान हुआ तो ना बाबा ना, ऐसा काम नहीं करूँगा। तीसरा, मुझे तो ये सुझाव अच्छा लगा और इसका ढाबा जड़ से मिट जाएगा और हमारा काम दोबारा से अच्छा चलने लगेगा। उस रात वो दोनों चुपके से जाकर झुनझुन के ढाबे के आसपास मिट्टी का तेल छिड़कने लगे। औरत, आज रात इस झुनझुन का ढाबा का खेल खत्म हो जाएगा। और तभी गलती से उसने एक सामान गिर गया और झुनझुन की आंख खुल गई और झुनझुन बड़ी सावधानी से खिड़की से सब कुछ देख लेती है और सारा माजरा समझ जाती है।
इससे पहले कि वो लोग आग लगाते, झुनझुन वहां पहुंच जाती है। उसे देखकर वो दोनों बड़ा घबरा गए। झुनझुन, मैं इतने दिनों से आप सभी लोगों की उल्टी सीधी हरकतें बर्दाश्त कर रही थी, लेकिन अब तो आप लोगों ने हद ही पार कर दी। आप लोग मेरा ठेला जलाना चाहते हैं। आप यहाँ आग लगाने चले आए, ये भी नहीं सोचा कि मैं और मेरा बेटा यहीं अंदर होंगे, और आप लोग अपना उल्लू सीधा करने के लिए किसी भी जान लेने पर उतारू हो गए। क्यों राधा, तुम्हारी भी तो मेरे बेटे के बराबरी की बेटी है ना। तुम्हारी बेटी और तुम्हारे साथ ऐसा कोई करे। ये सुनकर उस औरत और आदमी के सिर झुक गया। और झुनझुन, अगर मेरे ढाबे से आपके ग्राहक की कमी हुई है तो मेरे काम को खराब करने की बजाय आप लोग को अपने काम को अच्छा करना चाहिए और किसी के नुकसान में अपना फ़ायदा नहीं देखना चाहिए। आज एक बार फिर मैं आप लोगों को यहाँ से जाने दे रही हूँ, लेकिन अगर आपने कुछ करने की कोशिश की तो मैं पुलिस में शिकायत दर्ज कर आऊँगी। झुनझुन की बातों से डर कर और शर्मिंदा होकर तुरंत वो लोग वहाँ से निकल गए, लेकिन बदले की आग से तीनों और ज़्यादा बिलबिलाने लगे। एक शाम को नहर के किनारे दोनों ठेले वाले शराब की बोतल हाथ में लिए झुनझुन के ढाबे की तरफ जा रहे थे। पहला, इस झुनझुन को ऐसा सबक सिखाएंगे कि जिंदगी भर याद रखेगी। भाई, दूसरा, उस दिन की बेइज्जती अब तक मेरे दिमाग में घूम रही है भाई, उसको आज नहीं छोड़ूंगा मैं। शाम के खाने का वक्त था। झुनझुन अपने ढाबे पर बैठे ग्राहकों को खाना खिला रही थी। ग्राहक, मज़ा ही आ गया। खाने में क्या दाल मखनी बनाई है आपने, और 2 दिन तक स्वाद नहीं जाने वाला इस दाल का। झुनझुन, धन्यवाद सरदार जी, बस आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मैं आज अपने परिवार को पाल रही हूँ। सरदार, अच्छा भैन जी, चलता हूँ। अब मैं 12 बजे तक मुझे अपनी गाड़ी हिमाचल तक पहुँचानी है। ओ छोटू, चल जल्दी से शीशे पर कपड़ा मार। और ट्रक वाला वहाँ से चला जाता है। सरदार गाना गाते हुए मैं निकला गड्डी लेके। सड़क पे एक मोड़ आया, मैं गड्डी अपनी छोड़ आया। उसके कुछ ही देर बाद वो दोनों ठेली वाले झुनझुन के ढाबे पर आते हैं। पहला आदमी, अरे झुनझुन, बहुत मचक रही है उस दिन। हाँ, आज तेरा हिसाब बराबर करने आए हैं, समझी। झुनझुन, उस दिन तो तुम लोगों को पुलिस के हवाले कर ही देना चाहिए था, और तुम लोग सीधे तरीके से बात नहीं मानने वाले। तुम्हें तो पुलिस के हवाले करना ही पड़ेगा, तब तक तुम लोग नहीं सुधरोगे। दूसरा आदमी, आज तुझे बगल वाली नहर में धकेल कर तेरा किस्सा ख़त्म कर दूंगा मैं। ढाबे पर खाना खाने वाले सब लोग तमाशा देखने लगे, लेकिन कोई भी उन शराबियों को रोकने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। दोनों आदमी झुनझुन की बदतमीजी कर रहे थे। तभी ढाबे पर एक ट्रक आकर खड़ा होता है और ट्रक वाला, ओ भाई इधर आ, अकेली औरत पर क्या धौंस जमाते हो। पहला आदमी, अरे तू कौन है बे, तेरी तो हड्डी पसली एक कर दूंगा अगर तू यहाँ आया, चल निकल यहाँ से। ट्रक वाला, ओ तेरी माँ ने मासी की आँख, और रुक तू रुक। सरदार जी तभी उसे एक हाथ से दबोच लेते हैं और अच्छे से धुलाई कर देते हैं। सरदार जी, बहन जी, अब जमाना बदल चुका है, अपनी रक्षा खुद ही आपको करनी पड़ती है। उठाओ डंडा और शुरू हो जाओ। तभी झुनझुन गुस्से से पास ही एक डंडा उठाती है और दोनों शराबियों की पिटाई करना शुरू कर देती है। पहला आदमी पीटते हुए, अरे बचाओ, छोड़ दो मुझे, झुनझुन बहन माफ़ कर दो। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और दोनों शराबियों को गिरफ्तार कर लेती है। सरदार जी, ओ आओ साहब आओ, ले जाओ दोनों कमीनों को, बाकी की खातिरदारी थाने में कर देना आप। पुलिस वाला, अरे चल थाने को, बहुत गर्मी चढ़ गई है, थाने में ऐसी धुलाई करूँगा कि तू कभी भी किसी औरत को परेशान नहीं करेगा।
और सरदार, ओ भैन जी, वो तो अच्छा हुआ कि मैं अपनी पगड़ी यहीं भूल गया था, उसे वापस लेने आ गया, नहीं तो ना जाने क्या अनर्थ हो जाता। इसके बाद झुंझू ने अब किराए की जगह खुद की ज़मीन लेकर अपना ढाबा बना लिया और उसका ढाबा दिन रात तरक्की करने लगा। झुंझू ने कई लोगों को काम पर रख कर उन्हें रोजी रोटी का साधन दिया और अपने बेटे को भी अच्छी शिक्षा के लिए शहर भेज दिया। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और देखने और सुनने के लिए थैंक यू सो मच।